नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं राम काव्य के, ठीक है। और उसी का मैं वीडियो तैयार कर रही थी, मतलब आपके लिए कंटेंट लिख रही थी पहले। तो लिखते लिखते मुझे विचार आया कि मुझे आपको बता देना चाहिए कि विक्रम संवत में, ईसवी सन में और ये शक संवत होता है, इसमें क्या अंतर है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी साहित्य में, और ये हिस्ट्री में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्या करता है कि ऑप्शन में आपको विक्रम संवत के 4 ऑप्शन दे देगा, ईसवी नहीं देगा। कई बार ईसवी के 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको मालूम ही नहीं है कि ये क्या है इन चीज़ में, मतलब क्या अंतर है इन दोनों में, तब तक आप इसको सही नहीं कर पाओगे। इसीलिए मुझे लगा कि मैं यहाँ पे जो आपकी उलझन है उसको दूर कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ कि ये क्या है, इनका जो पूरा मतलब कहानी है इनकी वो है क्या, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या बात है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ना यहाँ पे ये याद रखना है कि जो हमारा ईसवी सन है वो तो ये है कि जो अभी चल रहा है ना, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से है, ठीक है दोस्तों। ये तो ईसवी सन है, मान लो कि अभी है हमारा 2020, ठीक है, सभी को मालूम है आपको। और विक्रम संवत है ना दोस्तों, ये जो इंग्लिश कैलेंडर है ना, इससे पहले चल गया था। कितना पहले? 57 साल पहले। कितने साल पहले दोस्तों? 57 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था, विक्रमादित्य ने इसको चलाया था, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारी जो आज की ईसवी है ना दोस्तों, उसमें 57 जोड़ देते, तब विक्रम संवत निकलता है, क्योंकि ये पहले ही चालू हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए इसमें देखिए हम 57 जोड़ेंगे, हमारे 2020 में तो कितना आ गया, 2077। तो आज की तारीख में जो हमारा विक्रम संवत चल रहा है ना दोस्तों, वो है 2077, ठीक है। आप इसको ना आज की चीज़ों से लिंक करके पढ़िए, आपको हमेशा के लिए ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब इसी के साथ देख लेते हैं हम कि ये शक संवत है, ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको याद कर लेना कि ये कनिष्क महान है, उन्होंने चलाया, और विक्रम संवत को विक्रमादित्य जी ने चलाया, ठीक है। अब ये बाद में चालू हुआ था दोस्तों, ये 78 साल बाद में चालू हुआ, ठीक है। इसीलिए जो हमारी ईसवी है ना, इसमें से हम 78 को माइनस कर देते हैं, और माइनस करेंगे तो 1942 शक संवत आएगा, ठीक है। लेकिन हमारी जो हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो उसमें विक्रम संवत में और ईसवी में पूछी जाती है रचनाओं का क्रम, या फिर किसी कवि के जन्म काल से संबंधित, मृत्यु काल से संबंधित क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो वो विक्रम संवत में और ईसवी में पूछे जाते हैं। तो आपको ये दोनों ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। आपको ये बात अपने मन में बिठा लेनी है कि विक्रम संवत हमारा पहले चालू हो गया था, ठीक है, पहले चालू हो गया था 57 साल पहले। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारी आज की जो तारीख है उसमें 57 प्लस कर देंगे, तो हमारा विक्रम संवत आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मालूम हो गया कि आज का हमारा ईसवी चल रही है वो है 2020, और अगर हमारे विक्रम संवत की बात करें तो इसमें हमने 57 प्लस कर दिया, तो 2077 चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ गई है। अब मैं आपको एक उदाहरण के तरीके से बताती हूँ। देखिए, रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी की रचना है, आप सभी इसको जानते हो, हम आजकल यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैं कई बार आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि रामचरितमानस का जो मतलब कि रचना काल है वो कब से मतलब आरंभ हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर ऑप्शन में चारों ऑप्शन विक्रम संवत में, ठीक है, तो उसका उत्तर देना है विक्रम संवत में। और अगर चारों ऑप्शन ईसवी में है तो आपको ईसवी में देना है। तो आपको यहाँ पे एक भी चीज़ याद होगी ना, मतलब कि मान लो आपको इसकी ईसवी याद है, या फिर मान लो आपको विक्रम संवत याद है। अगर आपको ईसवी याद है तो आप इसमें प्लस कर दोगे, ठीक है। अगर आपको विक्रम संवत याद है तो आप इसमें से 57 माइनस कर लोगे, तो आपकी ईसवी निकल आएगी। तो इस तरीके से मान लीजिए कि रामचरितमानस है, इसकी जो ईसवी है वो कितनी है दोस्तों, 1574 है, ठीक है। अब इसमें मैंने 57 जोड़ दिया, ठीक है, 57 जोड़ा तो कितना आया, 1631, और ये हमारा विक्रम संवत है, ठीक है। तो कई जगह किताबों में आपको ये विक्रम संवत लिखा हुआ दिखेगा, कई जगह ये ईसवी लिखी दिखेगी, ठीक है। तो आप इसमें बिल्कुल भी मत उलझना, ठीक है। इसकी जो पूरी कहानी है वो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बता दी है। अब की घटनाओं को लिंक करके बताइए ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अब इधर देखिए, दूसरी बात देखिए, इसके साथ ही तुलसीदास जी का जो जन्म काल है ना, उसके संबंध में हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ईसवी में जो इनका जन्म काल माना जाता है ना तुलसीदास जी का, वो 1532 ईसवी माना जाता है, ठीक है। कितना? 1532। लेकिन मान लो कि 4 ऑप्शन इस ऐसे दिए, उनमें तो आपको ईसवी में है ही नहीं ऑप्शन, तो आप सोचोगे यार मैंने तो याद किया, वो है ही नहीं, ये क्या आ गया पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप उसमें जो ईसवी में दे रखा है ना, जहाँ पे 1500 मतलब कि
जो आपकी ईस्वी दी है 1532, उसमें आपको 57 प्लस कर देना है, तो आपका विक्रम संवत आ जाएगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए विक्रम संवत में दे रखा है और आपको ये विक्रम संवत याद नहीं थे, तो आप क्या करोगे, 57 घटा घटा के देखना, उसमें से जिसमें से 1532 बच जाए निकल के, वही आपका उत्तर होगा। तो आप उलझ मत जाना, बस मैंने ज़्यादा ही डिटेल में समझा दिया है, तो आप ऐसा नहीं है कि इसमें उलझ जाओ। मैं एक बार और आपको क्लियर बताती हूँ, देखिए क्या करना है। सीधी सी बात ये है कि हमारी जो आज की ईस्वी है ना, उसमें अगर आप 57 जोड़ दोगे तो आपका विक्रम संवत आ जाएगा। ठीक है। और इसमें से अगर 57 माइनस कर दोगे तो आपका जो शक संवत है वो आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से हमारी रचनाओं में, जैसे कि मान लीजिए रामचरितमानस का 1574 दे रखा है। ठीक है। आप इसमें 57 जोड़ोगे तो आपका विक्रम संवत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आपका तुलसीदास जी का जो जन्म काल है उसके संबंध में है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है। और आप दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अच्छे से वीडियोज़ को देखते रहो। देखिए, आप लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, कमेंट करते हो, नहीं करते हो, मुझे उन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि आप देखते नहीं हो वीडियोज़ को, क्योंकि मेरे लिए आपका देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतनी मेहनत जो की जा रही है, उस मेहनत का फल तो मिले ना किसी को, वरना क्या मतलब है उस मेहनत का, करे ही नहीं इससे अच्छा तो। क्योंकि अगर मैं औरों की तरह आपको 10-10 क्वेश्चन कराऊँ, 10 क्वेश्चन कराने में भी लोग इतना समय लगाते हैं, 10 मिनट तो आपसे बात करेंगे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, ये कहानी बताएंगे आपको पूरी, और उसके बाद आपकी वीडियो स्टार्ट करेंगे। और नॉर्मल से जो क्वेश्चन घूम फिरा के, मतलब आप देख लेना, मैंने आदिकाल में जितने भी क्वेश्चन कराए, आप कहीं भी किसी की भी वीडियो देख लेना, घुमा फिरा के आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे कहीं भी देखोगे तो दोस्तों आप है ना चीज़ों को देखोगे अच्छे से, और अच्छे से इनसे फ़ायदा उठाओगे और अपनी खुद की मदद करवाओगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आके मेरी मदद कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है। आप अगर चाहोगे तो सिर्फ अपनी मदद करवाओगे यहाँ पे, और किसी की मदद नहीं करवा सकते। आप इधर इधर चारों तरफ भटकते रहोगे, यहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा, चारों तरफ उलझोगे तो आप ही भटकोगे। आप कोई भी, आपको जो भी अच्छा लगे ना, वहाँ जाओ, वहाँ पढ़ो, लेकिन 1-2 जगह आपकी फ़िक्स कर लो कि हाँ भाई, यहाँ पे मुझे अच्छे इंसान लग रहे और अच्छा पढ़ा रहे, मैं यहीं पढ़ूंगी, मैं ज़्यादा जगह नहीं भटकूंगी। तो इस तरीके से अपने मन में भटकाव मत रखो, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो। और आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हो कि मैडम क्या आप जो पढ़ा रही हो वो काफ़ी है, तो दोस्तों ये काफ़ी नहीं है। मैं आपको एक बार नहीं बार बार बता देती हूँ कि ये काफ़ी नहीं है। आपको अपनी साथ में किताब भी पढ़नी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसी से आपने सुन लिया और आपका पेपर पास हो गया। टीचर की भूमिका सिर्फ मार्गदर्शक की होती है। ठीक है। आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको चीज़ों को समझा सकता है, आपको तरीका बता सकता है, आपकी उलझन को दूर कर सकता है, लेकिन टीचर आपकी जगह पढ़ नहीं सकता, आपके एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता, वो काम आपको खुद ही करना होगा। ठीक है। तो इसीलिए आपको ये पढ़ने के बाद, और मैं तो आपसे हमेशा कहती हूँ कि जो मैं पढ़ाती हूँ उसको आप अपनी राइटिंग में लिखो, क्योंकि अगर मैं चाहूँ ना तो ये सारी चीज़ें मैं टाइप करके भी आपके सामने लेके आ सकती हूँ। ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं अपनी मतलब पर्सनल बात बताऊँ तो मुझे फीलिंग नहीं आती, मतलब टाइप किए हुए में, जैसे कि कोई भी चीज़ टाइप हुई रहती है, कितनी सारी PDF पड़ी रहती है, मैं चाहूँ तो उनसे डायरेक्ट पढ़ा दूँ, लेकिन मुझे ना वो फीलिंग नहीं आती, मतलब कि मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, अपनापन सा फील नहीं होता। और जब मैं हाथ से लिखती हूँ ना, तो मतलब लिखते, जैसे कि मैंने ये लिखा है आपके सामने जो दिख रहा है, ये लिखा है, तो मुझे एक एक जो यहाँ पे शब्द लिखा है इसके साथ मेरी मतलब फीलिंग जुड़ी हुई है कि हाँ मैंने ये कैसे लिखा है, और यहाँ पे मुझे क्या समझाना है, और यहाँ पे मुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छे से आती है, मतलब मुझे तुरंत चीज़ें समझ में आ जाती है। लेकिन जो PDF में लिखा रहता है और जो हम टाइप करवाते हैं ना, उसमें पता नहीं, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं टाइप करवा के भी आपके सामने ऐसे पढ़ाने लगूँगी, पर मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और मैं तो आपसे कहूँगी कि आप भी इसको लिखा करो। जब तक आप लिखोगे नहीं दोस्तों, तब तक उतनी मदद नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। इसीलिए आप अपने नोट्स बनाइए और लिखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है। और रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आदिकाल को पीछे पढ़ के आ गए हो, अब उसको बाय बाय बोल दिया कि नहीं अब तो तेरे पास कभी नहीं आएंगे बाय बाय, ये नहीं करना है बिल्कुल भी। क्यों नहीं करना है मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि अगर आपने ये पढ़ लिया है और 1 महीने आप उसको मत पढ़ो और आपको वो याद रह जाए तो फिर मुझे बताना, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन कर लोगे फिर नहीं भूलोगे, फिर चीज़ें अच्छे से आत्मसात हो जाती है, आपके व्यवहार में ढल जाती हैं वो चीज़ें। ठीक है। तो आपके रिवीजन करने के दृष्टिकोण से मैंने सारी वीडियोज़ को पता है मर्ज करके भी अपलोड कर रखा है, वरना मुझे
मतलब मर्ज करने में आपको पता है कितनी दिक्कत आती है। पूरे फ़ोन के जितने भी फ़ोटो वोटो थे ना मेरे, सब डिलीट करने पड़े मुझे, ताकि मैं वीडियोज़ को एक साथ में जोड़ के लंबी वीडियो आपके लिए डाल दूँ। आप जब भी रिवीजन करो तो आपको आसानी हो जाए, इधर उधर पार्ट ढूंढने ना पड़े कि पहला पार्ट कहाँ है, दूसरा कहाँ है, तीसरा कहाँ है, काफ़ी दिक्कत होती है। इसीलिए मैं आपके लिए मैराथन क्लास उसकी बना देती हूँ जोड़ के उसको, ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए। अब आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें तो अच्छी बात है, अब नहीं आ रही तो दोस्तों क्या करें। देखिए हर किसी का सोचने का, समझने का, काम करने का, पढ़ने का, हर मतलब सब तरीके अलग अलग होते हैं हर किसी के। तो यही है, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि आप अपने आप को स्थिर रखिए, एक जगह पे अपना फोकस रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है जगह जगह अपने आप को भटकाना है कि मुझे ये भी कर लेना है, मुझे वो भी कर लेना है, ऐसा नहीं है। एक चीज़ को चुन लीजिए कि मुझे ये करना है और उसी को करिए। और मैं तो आपसे ना हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, जैसे कि आप सब भी जानते हो कि आपने ना आज कबीरदास जी को पढ़ा है ना। अब आपके पास जो भी किताब है, मान लो आपके पास प्रतियोगिता साहित्य है, ठीक है, और मान लो कि आपके पास और भी कोई सी है, सरस्वती पांडे की है या फिर पुनीत राय वाली है या फिर कोई और किताब है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उन सब में जहाँ भी जिस पेज पे भी कबीरदास जी को दे रखा है निकाल लोगे, ठीक है। 3 किताबों में निकाल लिया, एक मैंने जो वीडियो में पढ़ा है वो पढ़ लिया। अब यहाँ सब जगह से आप जब कबीरदास जी को पढ़ोगे ना, तो आप सिर्फ पढ़ने वाले नहीं रहोगे, फिर आप पढ़ाने वाले की भूमिका निभाने लगोगे। क्योंकि आप जब इतनी जगह से पढ़ोगे ना तो आपको ये लगेगा अरे यार ये क्या बोलते हैं, ये प्रतियोगिता साहित्य में तो बहुत गलती है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, इसमें तो बहुत गलती है, हटाओ इसको साइड। जब आप सरस्वती पांडे को पढ़ोगे तो हाँ आपको लगेगा अच्छा है, मतलब लग ऐसा रहा है कि पॉइंट टू पॉइंट बातें की है, लेकिन बिल्कुल सही बातें की है इसने। पुनीत राय में भी आपको ऐसा लगेगा, हो सकता है मेरी वीडियोज़ में भी आपको लगे कि मैडम ने बिल्कुल सही बताया, 1-2 गलतियाँ तो हो जाती है। देखो हर किसी से, इंसान होने की पहचान ही यही है कि हम गलती करते रहते हैं, गलती कर करके सीखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि शुरू से ही बिल्कुल परिपूर्ण और अच्छे से ओके आते हैं कि नहीं मेरे से तो कुछ गलती हो ही नहीं सकती, ऐसा संभव नहीं है। तो मैं तो आपको कहूँगी कि आप इस तरीके से पढ़िए। अब देखिए ये तो मैंने सिर्फ कबीरदास जी की बात आपसे कही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अब भक्ति काल आपको पढ़ा रही हूँ, भक्ति काल में अब हमारा ज़्यादा नहीं रहता है, राम काव्य हो जाने के बाद हमारा कृष्ण काव्य है, उसके बाद भक्ति काल खत्म है, ठीक है। तो उसके बाद आप पूरे भक्ति काल को भी ऐसे ही पढ़िएगा, मतलब मैं भक्ति काल की पूरे की वीडियो एक साथ मतलब मर्ज करके आपके लिए अपलोड कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद उस वीडियो को देखना, आपके पास जो भी किताब है उसमें से पूरा पढ़ना। जो भी किताब है, एक है तो अच्छी बात है, 2 है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि 2 में से पढ़ोगे ना तो भी आपको गलत की पहचान हो जाएगी कि कौन सी किताब गलत है और कौन सी किताब सही है। आप पूछते हो ना मेरे से मैडम कौन सी किताब पढ़े, कौन सी सही है, कौन सी गलत है, तो अपने अंदर ही वो चीज़ें आप विकसित कीजिए कि आपको किसी और से पूछना ही ना पड़े। क्यों पूछते हो आप कि मैं क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जब आप ऐसा करोगे। तो मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ दोस्तों। और आपने देखा होगा मैंने निराला जी जो छायावाद के आधार स्तंभ है 4, उनकी जो वीडियोस बनाई वो इस तरीके से ही बनाई, किसी एक किताब में से नहीं बनाई, बहुत सारी किताबें में से बनाई। उसके अलावा कुछ मुझे जो अच्छे लगे यूट्यूब चैनल जिनको मैं बहुत पहले से देखती आ रही हूँ, जैसे कि एक CEC UGC करके है, उसमें आपके एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाते, उसमें व्याख्या ज़्यादा करते हैं, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा लगता है तो मैं वहाँ से पढ़ लेती हूँ कभी कभी। तो ये सारी चीज़ें मैं इस तरीके से जोड़ जोड़ के आपके सामने लेके आई उन 4 वीडियोज़ को। और एक वीडियो को बनाने में मुझे कम से कम 3-4 दिन लगे उसमें। तो अब मुझे इतना समय नहीं मिल रहा कि मैं उस तरीके की वीडियो आपके सामने लाऊं, लेकिन जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं फिर से वो उस तरीके की वीडियो आपके लिए लाऊंगी। प्रयोगवाद की, प्रगतिवाद की, द्वितीय युग की, इस तरीके की, भारतेंदु युग के कवियों की, सभी की वीडियोस लाऊंगी आपके सामने। आप लेकिन आप पढ़ाई तो करिए ना साथ में, आप देखिए तो सही वीडियोज़ को। देखते हो 2 मिनट का छुट्टी रख दिया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्तों। देखिए मैं ये विक्रम संवत आपको समझाने आई थी और समझाते समझाते क्या बोल दिया। चलो अब मैं चलती हूँ, ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप सभी को बाय बाय।